नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एनटी नेट जेआरएफ की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए मैं हिंदी मीडियम में वीडियो लेक्चर लेके आता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस सेशन में हम जानेंगे अनुसंधान के जितने भी जो चरण हैं उनके बारे में। स्टेप ऑफ रिसर्च, मैं इस सेशन में आपको एक एक चीज़ को कवर करके बताऊंगा। तो बेसिकली यहाँ पे लिखा है स्टेप ऑफ रिसर्च, अनुसंधान के सोपान। तो मैं एक के बाद एक वीडियो ऐसे रोज ही अपलोड करता रहता हूँ। तो इसके पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया था वो अनुसंधान के प्रकार था। अगर उस वीडियो को आप नहीं देख पाए होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट स्टेप देखते हैं। स्टेप ऑफ रिसर्च का फर्स्ट स्टेप, जो पहला चरण है, वो है अनुसंधान समस्या का चयन। शोध का समस्या यानी कि शोध का चयन, जो टॉपिक होता है सबसे पहले कि किस टॉपिक पे हमको रिसर्च करना है, शोध करना है, उसका सबसे पहले चयन किया जाता है। तो इसको इंग्लिश में रिसर्च प्रॉब्लम भी कहा जाता है। तो आइए हम देखते हैं और इसको कवर करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ लिखा है शोध कार्य के लिए एक प्रकार की लगन एवं तारतम्य की आवश्यकता होने के कारण अनुसंधान के लिए चुनी गई समस्या शोधकर्ता की व्यक्तिगत संबंधी विशेषताओं के अनुकूल हो तो यह अधिक उपयुक्त माना जाता है। जैसे कि जो भी शोध करता है, जो रिसर्चर है, वो अपने लगन और अपने क्षमता के अकॉर्डिंग कोई भी रिसर्च टॉपिक को चुने, ताकि उसमें उसकी रुचि बनी रहे और वो उसमें अच्छी तरह से काम कर सके। ये कहने का मतलब है। तो दोस्तों, आगे देखते हैं हम। शोधार्थी समस्या चयन के समय पूरी तरह से सतर्कता बरतता है। शोधार्थी शोध समस्या का जब चयन करता है, समस्या का चयन करता है, तो वो अंतिम परिणाम तक सोचता है उसके बारे में कि मेरे को इसमें कहाँ से जो डाटा है उसको एकत्रित करना है और किस प्रकार से उसका एनालिसिस करके अंतिम परिणाम तक पहुंचना है। तो देखते हैं दोस्तों आगे। शोध के लिए चुना गया विषय हो सकता है पूर्णतः तार्किक ना हो। समस्या के चयन में अनुसंधानकर्ता पर उसका व्यक्तिगत व्यक्तित्व एवं पर्यावरण दोनों महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। कि शोध समस्या जो चयन करता है शोधार्थी, तो उसके मन में उसके व्यक्तित्व के आधार पर उसको शोध के आंकड़े कहाँ से एकत्रित करना है, ये सभी चीज़ को, और कितना शोध का सीमा क्षेत्र होगा, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए शोध समस्या का चयन करता है, यानी कि रिसर्च का टॉपिक को चुनता है। अब दोस्तों, दूसरा स्टेप आता है। अगर हमारी वीडियो आप शोध प्रक्रिया के बारे में नहीं देखोगे तो यहाँ से भी प्ले करके आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं। दूसरा है दोस्तों उपकल्पना, जिसको परिकल्पना भी कहा जाता है। यहाँ पे देखिए, मैं आप लोगों को एक के बाद एक बताता हूँ। उपकल्पना, जिसको परिकल्पना कहा जाता है, फार्मूलेटिंग हाइपोथेसिस कहते हैं जिसको इंग्लिश में। और उपकल्पना को परिकल्पना, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, उपकल्पना को प्रकल्पना, परिकल्पना और पूर्वकल्पना आदि नामों से भी जाना जाता है। उपकल्पना आखिरकार क्या है, यहाँ पे हम जानते हैं। अप्रत्यक्ष तथ्यों का उपयोग प्रत्यक्ष को समझने के लिए किया जा सके। अप्रत्यक्ष जो हमको पता नहीं है, अप्रत्यक्ष है वो, उन चीज़ों को समझने के लिए जो प्रत्यक्ष अनुमान निर्धारित किया जाता है उसे ही उपकल्पना कहा जाता है। अर्थात उपकल्पना के अभाव में अनुसंधान ना तो दिशा निर्धारित होती है और ना ही विषय क्षेत्र का ज्ञान अनुसंधानकर्ता को प्राप्त है। बिना उपकल्पना के रिसर्च करना एक त्रुटिपूर्ण हो सकता है। अब दोस्तों, आगे बात करेंगे हम शोध अभिकल्प का विकास, रिसर्च डिजाइन, अनुसंधान का जो डिजाइन है ना, शोध अभिकल्प का विकास, तीसरा चरण। तो यहाँ पे लिखा है मैंने, अनुसंधान प्रक्रिया में परिकल्पना के प्रतिपादन के अगला चरण जो शोध अभिकल्प का विकास है, यानी कि शोध अभिकल्प का विकास यानी शोध की रूपरेखा तैयार करना। शोध अभिकल्प का विकास, शोध की रूपरेखा तैयार करना है। बेसिकली यहाँ पे आपको अगर समझ ना आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको अभी समझाने का प्रयास करूँगा। यह संपूर्ण शोध के लिए आवश्यक आंकड़ों को एकत्रित करने का विश्लेषण करने की विधियों प्रक्रियाओं को विनिर्दिष्ट करता है। कि संपूर्ण शोध के लिए आंकड़े कहाँ से एकत्रित करना है, कौन से आंकड़ों को एकत्रित करना है और किस प्रकार की जो शोध प्रक्रिया है, मेथड है, उसको अपनाना है,
इस चीज़ को यहाँ पे रेखांकित किया जाता है, रूपरेखा तैयार किया जाता है। अब अगले हम बात करते हैं दोस्तों प्रदत्त एकीकरण। प्रदत्त यानी कि होता है यहाँ पे आंकड़े, और आंकड़े वो चीज़ है जो शोध में प्रयुक्त किए जाते हैं। शोध के परिणाम को प्राप्त करने के लिए, अंतिम परिणाम को प्राप्त करने के लिए जो डाटा कलेक्ट किया जाता है उसको प्रदत्त कहा जाता है। तो यहाँ पे लिखा है प्रदत्त डाटा कलेक्टिंग, आंकड़ों का संग्रह करना। शोधार्थी का मुख्य उद्देश्य ऐसी तथ्य सामग्री का संकलन करना है, ऐसे जो तथ्य हैं, ऐसे जो डाटा है उसका संकलन करना जो उसकी परिकल्पनाओं या उपकल्पनाओं का समर्थन करती हो या अस्वीकार करती हो सकता है वो जो शोधार्थी है तो उन्होंने उपकल्पना के आधार पर उनका डाटा सटीक बैठता हो या फिर नहीं भी बैठता हो। तो इसमें सामान्यतः अनुसंधानकर्ताओं के लिए उनकी उपकल्पनाएं ही आंकड़ों के संकलन के स्रोत का भी निर्धारण करती हैं। दोस्तों आगे देखते हैं हम, यह आवश्यक है कि वह अपनी उपकल्पनाओं में पाए जाने वाले सभी चरों की एक सूची तैयार कर तथा निर्धारित करे कि इन चरों से संबंधित आंकड़ों को किन किन स्रोतों से उपलब्ध एवं संकलित किया जा सकता है। जिस प्रकार से मैंने पहले बताया कि जो शोध के आंकड़े हैं वो कहाँ कहाँ से हमको मिल सकता है। मैं अगले वीडियो मतलब आगे जो वीडियोस बनाऊंगा उसमें जो बताऊंगा कि डाटा कलेक्ट कहाँ कहाँ से किया जा सकता है, जैसे कि प्राथमिक स्रोत हो गया, द्वितीयक स्रोत हो गया, और किन किन चीज़ों से डाटा कलेक्ट किया जा सकता है, इन चीज़ों को वहाँ पे ध्यान रखा जाता है। अब दोस्तों हम आगे देखते हैं। अब हमने तो डाटा कलेक्ट कर लिया यानी कि आंकड़ों का संग्रह कर लिया, इसके बाद उनका विश्लेषण करेंगे जिसको कहते हैं प्रदत्त विश्लेषण, डाटा एनालिसिस। आंकड़ों का संग्रह कर लेने के पश्चात उनके विश्लेषण का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। हमने तो एकत्रित कर लिया, आंकड़े एकत्रित कर लिए, इसके बाद आंकड़े एकत्रित करने के बाद जो अगली प्रोसेस होती है वो होता है प्रदत्त विश्लेषण। उनका विश्लेषण करना, उनमें जो चीज़ें हमारे महत्वपूर्ण और हमारे शोध के लिए महत्वपूर्ण हैं उनको एक तरफ रखना, और जो त्रुटिपूर्ण डाटा है उसको एक तरफ रखना। प्रदत्तों का वर्गीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रदत्तों को सामान्य विशेषताओं के आधार पर समूहों वर्गों में क्रमबद्ध किया जाता है, अलग अलग उनको रखा जाता है। अब दोस्तों प्रदत्त विश्लेषण के बाद आता है हमारा लास्ट पॉइंट, जो शोध का अंतिम सोपान कहना चाहिए तो अंतिम चरण है, अपने परिणाम और अंतिम मूल उद्देश्य तक पहुंचता है। तो ये होता है सामान्यीकरण तथा निष्कर्ष, जिसको जनरलाइजेशन कहा जाता है। सामान्यीकरण, जैसे कि सामान्यीकरण यहाँ पे में लिखा है, यह शोध का अंतिम और मूल उद्देश्य है। अनुसंधान एक संपूर्ण यानी कि समष्टि का निश्चित भाग पर होता है। जो अनुसंधान शोधार्थी द्वारा किया जाता है वो संपूर्ण का एक छोटा भाग पर होता है। मैं यहाँ पे प्रतिचरण जिसको न्यायाधीश कहते हैं इसके बारे में भी बताऊंगा, यहाँ पे नहीं बताऊंगा, मैं अगली इस वीडियो में बताऊंगा। अनुसंधान एक संपूर्ण समष्टि का निश्चित भूभाग पर होता है जिसको न्यायाधीश या प्रतिचरण कहते हैं। इसे संपूर्ण पर लागू किया जा सकता है तथा शोध प्रक्रिया के निष्कर्ष के बाद सभी सामान्य स्थितियों को सत्य मान लिया जाता है। सामान्यीकरण में शोध के बाद चाहे शोध कहीं भी करो, किसी भी जगह करो, किसी भी देश में करो, अगर टॉपिक वही है तो सब जगह उसी को सर्वमान्य माना जाता है, ना कि शोध कहीं दूसरे कंट्री में हुआ और हमारे यहाँ कहीं दूसरे जगह हुआ तो शोध के अलग अलग परिणाम नहीं हो सकते। उसका सामान्यीकरण होना बहुत जरूरी है। शोध का रिजल्ट हमेशा जैसा आना चाहिए वैसे ही होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की पक्षपात की भावना नहीं होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं सामान्यीकरण का ये लास्ट पॉइंट है। तत्पश्चात अनुसंधान, यहाँ पे बताता हूँ मैं, तत्पश्चात अनुसंधान चक्रीय होता है। अनुसंधान एक चक्रीय होता है, अपने सर्किल पे चलती रहती है, चक्रीय प्रक्रिया। सोपान शोध के समापन के बाद उसी से शोध के दूसरे विकल्प खुल जाते हैं, यानी कि शोध एक तरफ शोध की समस्या शुरू होती है, समस्या से हमने शुरू किया शोध को, इसके बाद शोध को हमने समापन किया, सामान्यीकरण तक पहुँचे। सामान्यीकरण के बाद वहीं से दूसरे शोध के लिए दूसरे विकल्प खुल जाते हैं।
अर्थात अनुसंधान समस्या के साथ शुरू होती है और समस्या के साथ ही खत्म होती है। जिस प्रकार से शोध समस्या, हमने एक समस्या को लिया, जो टॉपिक चुना, इसके बाद लास्ट में जो अंत में फिर ही उस शोध के माध्यम से दूसरे जो समस्याएं हैं शोध करने लायक, वहाँ से भी विकल्प खुल जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना काफ़ी। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। नमस्कार दोस्तों।